अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ कल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हमने पढ़ना है आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स क्या होती है। किसी भी रीजन में जो म्यूजिक है, वहाँ जिस तरह की ड्रेसिंग की जाती है, वहाँ का जो लिटरेचर है, वहाँ का जो कल्चर है, ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं वहाँ की आर्ट्स। हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री कैन बी टोल्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स। अगर आपने किसी मुल्क की हिस्ट्री के बारे में जानना है, किसी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो आप ये इंफॉर्मेशन वहाँ की आर्ट्स के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन जगहों के लोगों के बारे में किस तरह जानते हैं। वहाँ से जो चीज़ें निकाली गई, वहाँ से जो बर्तन मिले, पॉटरी, यूटेंसिल्स, उन सब से हमें समझ लगती है थोड़ी बहुत कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे। वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो घर थे, लोग तो मर गए लेकिन वो चीज़ें तो रह गई, तो हमें उस सब से आइडिया हुआ कि वो किस तरह रहते होंगे, उनके किस तरह के घर होंगे, उनकी किस तरह की सोच होगी। बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में भी अगर आपने किसी कंट्री के बारे में पता करना है, किसी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो इसमें आर्ट्स एक अहम रोल प्ले करता है। हमारी हिस्ट्री में मुगल्स आते हैं। मुगल्स में मैंने आपको बताया था कि वो आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो अगर कोई हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगा या पढ़ना चाहे तो उसको आइडिया होगा कि आर्ट्स ने हमारी हिस्ट्री में कितना अहम रोल प्ले किया। हमारे जो मुगल्स थे वो आर्ट्स को कितना ज़्यादा पसंद करते थे, किस तरह के आर्ट्स को पसंद करते थे। ये सब चीज़ें आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स के थ्रू पता लगती हैं। अब आर्ट्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डांस की। सिंधीज, पंजाबीज, बलोचीज, खैबर पख्तूनख्वा, अब हमारे जितने भी प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस के अपने अपने डांसेस हैं। ऑल हैव देयर ओन डांस फॉर्म्स। हर प्रोविंस का एक अपना डांस फॉर्म है। डिफरेंट तरीकों से लोग डांस करते हैं, उनके डिफरेंट कपड़े होते हैं। डांसर्स, देयर ड्रेसेस एंड म्यूजिशियंस। अब जब नॉर्मली अगर आपने किसी फंक्शन पे स्पेसिफिकली कोई डांस करना है, तो आप इस बात का ख्याल रखते हो कि आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल ठीक हो, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन हो। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि आजकल अगर शादियों पे कोई डांस का बैंड बुलाया जाए तो उनके प्रॉपर यूनिफॉर्म्स होते हैं, वाइट कलर में होंगे, रेड कलर में होंगे, ब्लू कलर में होंगे, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट ही है। अब उनके साथ म्यूजिशियंस भी होते हैं जो चीज़ें बजा रहे होते हैं, जैसा कि ड्रम्स हो गया, फ्लूट हो गया। कुछ लोग गा रहे होते हैं, कुछ लोग बजा रहे होते हैं, उनके प्रॉपर यूनिफॉर्म्स होते हैं। वैसे फंक्शंस पे भी होता है, शादी के फंक्शंस पे होता है, अगर कहीं कोई फेस्टिवल है तो उस पे होता है, अगर कोई ख़ास इवेंट है तो उस पे होता है। यूज़ ऑफ स्टिक्स एंड ड्रम्स। डांसेस के दौरान स्टिक्स भी यूज़ की जाती हैं। बहुत से इलाकों में लुड्डी डालते हुए स्टिक्स यूज़ की जाती हैं, ड्रम्स यूज़ किए जाते हैं, ढोल बजाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं खटक डांस पे, परफॉर्म बाय मेल डांसर्स हु कैरी सॉर्ड्स। अब ये बहुत ही मुश्किल डांस होता है बच्चों, क्योंकि ये डांस जो लोग परफॉर्म करते हैं उनके हाथ, दोनों हाथों में बल्कि तलवारें होती हैं और वो तलवारों को तेजी से हिला रहे होते हैं। और हिलाना कुछ इस तरह है कि ना उन्हें खुद लगे ना साथ वाले को लगे, और वो तेज तेज घूम रहे होते हैं और साथ वो डांस कर रहे होते हैं। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डांस बट वेरी फेमस डांस। लुड्डी एंड द भंगड़ा, पॉपुलर डांसेस ऑफ पंजाब। लुड्डी और भंगड़ा तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ये किस जगह की स्पेशलिटी है? राइट, पंजाब की। ज़्यादातर लुड्डी और भंगड़ा कहाँ डाला जाता है? पंजाब में। आपने देखा होगा कि सिर्फ किसी स्पेशल फेस्टिवल की ज़रूरत ही नहीं होती, कभी कभार बस वैसे ही खुशी चढ़ जाए
तो बंदा लुड्डी या भंगड़ा डालना शुरू कर देता है आउट ऑफ हैप्पीनेस, आउट ऑफ एक्साइटमेंट। लीवा फोक डांस ऑफ बलोचिस्तान, इट इज अ फोक डांस जो बलोचिस्तान के लोग करते हैं। देन देयर इज झूमर जो कि सिंध के लोग परफॉर्म करते हैं। उनका भी एक स्पेसिफिक ड्रेस होता है, कुछ लोग उस ड्रेस को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते, और कुछ गाने होते हैं जो खास तौर पे इवेंट्स पे बजाए जाते हैं जिन पे झूमर परफॉर्म किया जाता है। देन कैलाश वैली नियर चतराल। अब कैलाश वैली हमारे कल्चर, हमारे आर्ट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वैली। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं। द गर्ल्स वेयर डार्क क्लोथ्स विद ब्राइटली कलर्ड बॉर्डर्स। यहाँ की जो लड़कियां हैं वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनती हैं, लेकिन उन ब्लैक कलर के कपड़ों पे बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है, कढ़ाई हुई हुई होती है बहुत ब्राइट कलर से, जिसकी वजह से उनके वो ड्रेसेस बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, और वो ड्रेसेस उस इलाके के ही मशहूर ड्रेसेस हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ रेड एंड वाइट बीड्स अराउंड नेक, और अपनी गर्दन के गिर्द उन्होंने जो स्ट्रिंग्स पहने हुए होते हैं, जो हार पहने हुए होते हैं, वो रेड एंड वाइट बीड्स के होते हैं। हेड गियर इज डेकोरेटेड विद शेल्स, बटन्स एंड बीड्स। आप अगर कैलाश वैली को सर्च करोगे तो वहाँ के जो लोग हैं, जिसमें से एक इमेज आप अभी भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिस तरह वो लड़कियां ड्रेस अप हुई भी होती हैं, उनके सर पर भी एक टोपी सी होती है, थोड़ी लंबी होती है, बहुत डेकोरेटेड होती है, बहुत खूबसूरत होती है, और ये उनकी ड्रेसिंग का हिस्सा होती है। और वो डेकोरेट हुई भी होती है विद शेल्स, बटन्स एंड बीड्स। और ये ड्रेस बनाना कोई आसान नहीं होता बच्चों। वो जो उनका फ्रॉक है, हेड गियर, बीड्स, ये सब कुछ बनाने में बहुत टाइम लगता है। देन मिंदक फ्लावर डांस ऑफ द पीपल ऑफ सकरदू, यानी कि सकरदू के लोगों का भी एक फ्लावर डांस मशहूर है जिसे हम मिंदक कहते हैं। हर इलाके का कोई ना कोई डांस मशहूर होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। उसके बाद स्टमनू सॉर्ड डांस, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉर्ड डांस जो कि सकरदू के लोग करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों म्यूजिक की, क्योंकि म्यूजिक भी आर्ट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। म्यूजिक भी आपको किसी सिविलाइजेशन या किसी कंट्री की आर्ट्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। पाकिस्तानी म्यूजिक अलग होगा, टर्किश म्यूजिक अलग होगा, इंग्लिश म्यूजिक अलग होगा। कभी कभी लोगों को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को इंग्लिश और पाकिस्तानी दोनों पसंद होंगे, कुछ को सिर्फ पाकिस्तानी पसंद होगा। आजकल हमारे यहाँ टर्किश म्यूजिक भी काफी ज्यादा फेमस होता जा रहा है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। अब म्यूजिक की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से प्ले किया जाता है, जैसे पियानो हो गया, जैसे गिटार हो गया। देन देयर इज वोकल म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन वॉइस। अब वोकल म्यूजिक यानी जिसमें इंसानी आवाज शामिल होती है, हमारे वोकल्स शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं वोकल म्यूजिक। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में ये होता है कि आवाज नहीं होती है, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही कोई ना कोई धुन बजाई जाती है। वोकल म्यूजिक में इंसानी आवाज भी शामिल होती है। फिर बात कर लेते हैं कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। विंड इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट, शहनाई, वेरियस हॉर्न्स। अब विंड इंस्ट्रूमेंट्स में आपने बेसिकली हवा को कंट्रोल करना होता है। आप जैसे जैसे हवा के प्रेशर को कंट्रोल करते हो, वैसे वैसे विंड इंस्ट्रूमेंट आवाज निकालता है या बजता है। जैसे आप बांसुरी को ले लो, इट इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। उसमें डिफरेंट होल्स बने हुए होते हैं, और आपने देखा होगा कि जो बंदा बांसुरी बजा रहा होता है उसकी फिंगर्स मूव कर रही होती हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो उस विंड की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। दैट इज व्हाई इट इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। देन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, सरंगी, इकतारा। फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं। आप स्ट्रिंग्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हो तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजता है।
जैसे कि गिटार, जैसे कि सितार हो गया, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, फिर सरंगी, एंड देन एक तारा ऑन योर स्क्रीन्स। फिर बात कर लेते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स की। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो हाथ से बजाए जाते हैं, जैसे कि तबला, जैसे कि ढोल आपने बजता देखा होगा, तो नॉर्मली लो हाथ से बजाया जाता है। ढोल तो वैसे कभी कभार कुछ स्टिक से भी बजाया जाता है, लेकिन हाथ से भी बजाया जाता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हाथ से बजाए जाते हैं उनको हम कहते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो लेट्स रिवाइज। हमने बात की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की, हमने बात की वोकल म्यूजिक की, फिर हम आ गए इंस्ट्रूमेंट्स पे। वी टॉक्ड अबाउट विंड इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है बच्चों, अब म्यूजिक में बात कर लेते हैं गजल, गीत और कवाली की। ये भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक हैं। ठीक है, अब ये होता है कि कई बार कुछ लोग लिखते बहुत अच्छा हैं, तो जो सिंगर्स होते हैं वो उस लिखारी को, उस गजल को गाते हैं, उस कवाली को गाते हैं। तो ये सब कुछ भी हमारे आर्ट्स का, हमारे कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि ये सब कुछ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी क्या सोच है, हम किस तरह के लोग हैं। आपका म्यूजिक बहुत हद तक आपकी सोच को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए तो डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक होते हैं, पाकिस्तानी म्यूजिक, टर्किश म्यूजिक एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक। पुराने ज़माने के लोगों के जो गाने होते थे वो थोड़े डिफरेंट होते थे, आजकल के ज़माने के गाने थोड़े डिफरेंट हैं। रैप म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक है, किसी को पुराने ज़माने के गाने आज भी बहुत पसंद हैं और कुछ लोगों को आज के दौर के गाने ही पसंद हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट की। आर्ट में पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, मॉस्क्स, वुड कार्विंग्स, फैब्रिक्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। अब हमारे मुल्क में जो पेंटिंग्स बनती हैं, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि कारपेट्स हो गए, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, इस तरह हमारी जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, मॉस्क्स वगैरह, ये सब कुछ आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिस्ट इन वन रीजन यूजुअली हैव सिमिलर स्टाइल्स। अब जो एक ही रीजन में रहने वाले आर्टिस्ट होते हैं, नॉर्मली उनका स्टाइल सेम होता है। हमारे यहाँ गुलजी फेमस थे, इसी तरह सादकैन बहुत फेमस थे, चुगताई बहुत फेमस थे। ये हमारे बहुत बहुत फेमस आर्टिस्ट्स हैं। आप और आर्टिस्ट के बारे में भी सर्च आउट कर सकते हो। हर किसी का एक अपना स्टाइल था, अपने आइडियाज थे, हर किसी ने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू कुछ न कुछ रिप्रेजेंट किया। मुगल आर्ट ब्रॉट फ्रॉम पर्शिया। मैंने आपको बताया था कि मुगल्स आर्ट्स के बहुत शौकीन थे, लेकिन उनके आर्ट्स के ज़्यादातर आइडियाज़ कहाँ से आते थे? पर्शिया से। देन देयर इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी बच्चों हम कहते हैं लिखाई को। कैलीग्राफी इज अ डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। कैलीग्राफी करना आसान नहीं होता, उसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कटी हुए पेन्स होते हैं, पेंसिल्स होते हैं, जिनसे आप कैलीग्राफी करते हो। छोटे लेवल की कैलीग्राफी भी होती है जो आप सिर्फ अपनी कॉपीज में या रजिस्टर्स में कर लो। बड़े लेवल की कैलीग्राफी भी होती है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती हैं, अल्लाह के नाम लिखते हैं लोग। कुछ दिन पहले व्हाइल आई वाज वाचिंग अ शो ऑन पीटीवी, बहुत ही मशहूर एक कैलीग्राफर आए हुए थे, एंड अकॉर्डिंग टू हिम अल्लाह के नाम लिखना भी उनके लिए रिलीजन को फैलाने का एक जरिया है, क्योंकि जो जो वो कैलीग्राफी की पेंटिंग देखता है वो उस हिसाब से फिर पूछता है कि इस पेंटिंग का क्या मतलब है। तो अगर उस पेंटिंग पे अल्लाह का कोई नाम लिखा है तो फिर आप उसको बताते हो कि ये अल्लाह का नाम है, इसका ये मतलब है। तो ये भी एक तरह से अपने रिलीजन को फैलाना हुआ। हमारे कैलीग्राफर्स के काम दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, यानी कि आप अपने काम के थ्रू, अपनी कैलीग्राफी के थ्रू ना सिर्फ अपनी कंट्री को बल्कि अपने रिलीजन को भी फैलाते हो, रिप्रेजेंट करते हो। देन देयर इज ट्रक आर्ट।
ट्रक आर्ट हमारे मुल्क में बहुत फेमस है। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा ड्यूरिंग ट्रेवलिंग के ट्रक्स पे कुछ ड्राइंग्स बनी हुई होती हैं। हमारे ट्रक्स बड़े कलरफुल होते हैं, कभी कभी पीछे कोई मज़े मज़े के शेर लिखे हुए होते हैं, कोई ड्राइंग बनी हुई होती है, कभी इंसानों की, कभी जानवरों की, कभी वैसे ही कोई ड्राइंग बनी हुई होती है। हमारे मुल्क में ये आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। ट्रक्स पर डिफरेंट ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, कभी कभी ट्रक ड्राइवर्स की मर्ज़ी की बनाई जाती हैं और कभी कभी वैसे ही उनकी मर्ज़ी के अलावा भी। लेकिन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट आर्ट, ये इतना आसान काम नहीं होता, पर देखकर बहुत मज़ा आता है क्योंकि कभी कभी बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स बनी हुई होती हैं ट्रक्स पर, कभी कभी बहुत ही इंटरेस्टिंग शेर लिखे हुए होते हैं ट्रक्स के पीछे, गाड़ियों के पीछे। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर होता क्या है? आर्किटेक्चर होता है क्राफ्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, यानी कि आपकी बिल्डिंग्स किस तरह डिजाइन की जाती हैं और किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर। बच्चों, अब बाकी फॉर्म ऑफ आर्ट्स की तरह आर्किटेक्चर भी हमारी सोच को और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मुसलमानों में नॉर्मली ये समझा जाता है कि घर और इमारतें खुली खुली बनाई जाती हैं, क्योंकि शायद ये हमारी एक इनबॉर्न क्वालिटी कह लें या एक इनबॉर्न बात है कि हमें खुली जगह अच्छी लगती हैं। तो ये हमारे आर्किटेक्चर का हिस्सा समझा जाता है। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग्स बनाई, जैसे मॉस्क को ले लें, अगर मस्जिद बनाई जा रही है तो उसका गुंबद होगा, उसके मीनार होंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कल्चर को, ये बताता है कि हम मस्जिदों में जाकर इबादत करते हैं और हमारी मस्जिदों के गुंबद और मीनार होते हैं। आप बहुत सी मस्जिदें देख लो, फेमस मस्जिदें देख लो, फैसल मॉस्क देख लो, बादशाही मस्जिद देख लो, तो ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, खुली खुली हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? हमारे कल्चर को, हमारी आर्ट्स को, यानी कि आर्किटेक्चर इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट और वो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर बहुत कुछ बताता है आपके कल्चर के बारे में। लिटरेचर में प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज हम कहते हैं जो चीज़ पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखी जाएगी या जो पोइट्री की तरह नहीं होती। पोइट्री का तो आपको पता ही है ना, पोइट्री इज नॉर्मली इन रिदम, रिदम में नहीं भी होती तो हम उसको पोइट्री की तरह पढ़ते हैं, शेर व शायरी। लेकिन प्रोज इज डिफरेंट फ्रॉम पोइट्री। अब हमारे लिटरेचर में प्रोज भी है, पोइट्री भी है। हमारे जो फेमस राइटर्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुए, अलामा इकबाल, फैज़ अहमद फराज, और इसके अलावा भी बहुत से राइटर्स, प्रोज राइटर्स भी रहे, पोइट्री राइटर्स भी रहे। अब राइटर की एक ख़ास बात ये भी होती है कि वो जिस दौर में लिखता है वो उस दौर की अक्कासी करता है। अक्कासी मतलब वो उस दौर को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे आप अलामा इकबाल की पोइट्री को ले लो तो उनकी पोइट्री बहुत मोटिवेशनल है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त वो पोइट्री लिखते थे उस वक्त अभी पाकिस्तान बना नहीं था, लेकिन वो मुसलमानों को मोटिवेट करना चाहते थे, वो मुसलमानों के खून को गरमाना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि उठो और अपने एक अलग मुल्क के लिए कोशिश करो। इसलिए वो इस तरह की पोइट्री लिखते थे कि मुसलमानों में जोश और वलवला आए। जिस भी ज़माने का राइटर होता है वो उस ज़माने के बारे में लिखता है। तो अगर आप किसी राइटर को पढ़ो तो ये ज़रूर देखा करो कि वो किस एरा से बिलोंग करता है, क्योंकि उसकी राइटिंग से आपको पता लगेगा कि उस ज़माने में क्या हो रहा था, क्या कंसेप्ट्स और आइडियाज़ उस वक्त चल रहे थे। आपको बहुत सी बातें राइटर्स की राइटिंग्स के थ्रू पता लग जाती हैं जो आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट्रीज में या मूवीज़ में पता नहीं लगेंगी, लेकिन क्योंकि वो राइटर्स उस वक्त जिंदा थे, वो लिखते होते थे, तो अगर आप बाद में कहीं जाकर उनका काम पढ़ोगे तो आपको उस ज़माने के बारे में पता लगेगा। तो हमारे आज के राइटर्स कल को हमारे आज के दौर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारे से जो पहले राइटर्स थे, अगर हम आज उनको पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि पहले वक्तों में क्या हालात थे, पहले वक्तों में क्या चल रहा था। इसलिए राइटर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आर्ट, ऑफ आवर कल्चर एंड ऑफ आवर सोसाइटी। बच्चों, आपने ये सब कुछ रिवाइज करना है। फेमस पर्सनैलिटीज़ की पिक्चर्स देखनी है, बिल्डिंग्स की पिक्चर्स देखो, अपनी फेमस मॉस्क की पिक्चर्स देखो।
अपनी कल्चर और आर्ट के बारे में कुछ मज़ीद पढ़ो। अगर आपको ड्राइंग और पेंटिंग का शौक़ है तो वो भी करो, और कोशिश करो कि आप थोड़ा थोड़ा लिखना भी शुरू करो। डायरी लिखो या कुछ भी लिखो, लेकिन राइटिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट, उसको डेवलप करने की कोशिश करो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।